एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर के बच्चों हम काफी सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। उन सभी लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, जिसके थ्रू हमें इकोनॉमी से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जानने को मिले। ठीक है, तो यानी कि हमने इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। आज जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे एंड देन हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपने अगर अपनी बुक ओपन नहीं करी है तो फटाफट से ओपन कर लो, ताकि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर लें। कर ली सबने ओपन? चलो देखो बच्चों, हम रिकैप कर लेते हैं कि कितना हम इस चैप्टर के अंदर कवर कर चुके हैं और कितना हमारा रिमेनिंग है। देखो, हम पालमपुर विलेज की स्टोरी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग में पालमपुर विलेज का इंट्रोडक्शन पढ़ा। देन हमने स्टार्ट करी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का टॉपिक। हमने पढ़ा कि पालमपुर विलेज के अंदर जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं, और बेसिकली वैसे भी अगर आप रियल लाइफ में भी देखो तो कहीं पर भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दैट इज लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। हमने इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ा था बच्चों। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन के लिए जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी चीजों को पढ़ने के बाद हमने स्टार्ट किया फार्मिंग का टॉपिक। क्योंकि ये क्या है, ये सभी हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए ये 4 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन पालमपुर विलेज के अंदर जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? फार्मिंग। इसीलिए हमने फार्मिंग के थ्रू इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझा। ठीक है, क्योंकि पालमपुर विलेज है, विलेज के अंदर तो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी तो फार्मिंग ही होती है ना। तो पालमपुर विलेज के अंदर जो फार्मिंग होती है, फार्मिंग के थ्रू हमने इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ा, दैट इज लैंड। हमने लैंड के बारे में पढ़ा। लैंड के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? पालमपुर विलेज की स्टोरी के थ्रू हमने पढ़ा कि लैंड फिक्स्ड है, यानी कि जो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन मींस जिस लैंड एरिया पर खेती की जाती है वो लैंड एरिया पालमपुर विलेज के अंदर फिक्स्ड है, यानी कि उसमें एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है, उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। अब फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे ज्यादा क्रॉप ग्रो करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं? 2 मेथड अडॉप्ट करते हैं बच्चों, हमने यही डिस्कस किया था ना। एक तो वो करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, और सेकंड वो क्या यूज करते हैं? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ठीक है, ये 2 मेथड्स वो यूज करते हैं फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे मैक्सिमम क्रॉप ग्रो करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? कैन वी ग्रो मोर ऑन ए फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड, कि जो फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड फार्मर्स के पास है, क्या वो उस पे उसी लैंड पे ज्यादा क्रॉप ग्रो करने के लिए क्या क्या मेथड्स वो यूज करते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मल्टीपल क्रॉपिंग में आपने क्या पढ़ा था कि एक फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे एक ईयर में एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, यानी कि एटलीस्ट 2 क्रॉप्स एक लैंड एरिया पे, फिक्स लैंड एरिया पे एक साल के अंदर जब ग्रो की जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग से भी क्या होने लगा? जो यील्ड थी या जो प्रोडक्शन या फिर जो आउटपुट हमें रिसीव होता है प्रोडक्शन करने से, क्रॉप को ग्रो करने से, वो ज्यादा होने लगा। ठीक है, देन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज किए गए। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हम क्या यूज करते थे? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करते हैं हम, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सभी चीजों का यूज करते हैं। देन ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, इन सभी को यूज करते हैं प्लॉइंग के लिए। देन इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें हमने डिस्कस करी थी। ये सभी होते हैं हमारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो आज के टाइम पे यूज किए जाते हैं, जो कि एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स ज्यादा यील्ड प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। ठीक है, लेकिन फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा विल द लैंड सस्टेन, कि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज तो कर रहे हैं लेकिन क्या इससे हमारा लैंड सस्टेन रह पाएगा? सस्टेन मीन्स बनाए रखना। क्या हम लैंड को बनाए रख पाएंगे आगे की जनरेशन के लिए?
क्योंकि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है ना, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं। लेकिन जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को डालते हैं उस लैंड पे, तो उस लैंड के अंदर जो भी सॉइल होती है वो सॉइल क्या हो जाती है, सॉइल हेल्थ डिग्रेड हो जाती है। क्योंकि जो आपने पढ़ा था कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करने से हमारे बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उन पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। इससे हमारा लैंड सस्टेन नहीं रह पाता, हमारी सॉइल हेल्थ जो है वो डिग्रेड हो जाती है, हमारा वाटर टेबल डाउन हो जाता है, क्योंकि ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं ना। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में इरिगेशन की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना, क्रॉप को इरिगेट करने की, यानी कि प्रचुर मात्रा में पानी की जरूरत होती है, ठीक है, प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है ना। तो उसके लिए हमारे पास वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्यूबवेल्स यूज करते हैं। ट्यूबवेल्स यूज करते हैं तो इससे हमारा जो वाटर टेबल है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि हमने देखा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से हमारी क्रॉप तो ग्रो करती है ज्यादा, लेकिन इससे हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। फिर हमने क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बच्चों, लैंड से रिलेटेड ही, कि लैंड जो है वो पालमपुर विलेज के फार्मर्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने देखा था कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, कल्टिवेटेड एरिया ऑफ लैंड का अमंग ऑल द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, ठीक है। हमने देखा था कि लार्ज फार्मर्स जो हैं वो नंबर ऑफ लार्ज फार्मर्स तो कम है, लेकिन उनके द्वारा जो कल्टिवेटेड एरिया यूज किया जाता है वो ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं, नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स तो कम है, मींस नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स तो ज्यादा है, लेकिन उन्हें जो कल्टिवेटेड लैंड एरिया गिवन है वो कम है, ठीक है। तो यानी कि हर स्मॉल फार्मर को स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे अपनी क्रॉप को ग्रो करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा इनकम अर्न नहीं कर पाते, ठीक है। हमने देखा था कि किस तरीके से पालमपुर विलेज के स्मॉल फार्मर्स के और लार्ज फार्मर्स के बीच में लैंड का कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था ना, हमने एक ग्राफ का यूज किया था, एक मैंने आपको पिक्चर शो करी थी जिसमें हमने अलग अलग लैंड एरिया किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग ऑल द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, वो सारी पिक्चर हमने देखी थी, ठीक है। तो यानी कि हमने ये चार कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए थे ये लैंड से रिलेटेड थे, मींस हमारे फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड थे, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने पढ़ा था लेबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। हमने लेबर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा कि जो लेबर रिक्वायर्ड होती है वो हम कैसे यूज करते हैं। अगर स्मॉल फार्मर्स होंगे तो खुद से लेबर, मींस उन्हें लेबर अपॉइंट नहीं करनी पड़ेगी, बाहर से लेबर हायर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। वो खुद से ही अपनी फार्मिंग से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो कर लेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर कर लेंगे। लेकिन जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, मीडियम फार्मर्स होते हैं, उन्हें क्या जरूरत होती है, क्योंकि उनकी जो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो ज्यादा है, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, ठीक है, वो लार्ज स्केल पे अपनी क्रॉप उगाते हैं, इसीलिए वो सारी एक्टिविटीज खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपनी क्रॉप से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो किससे करवाते हैं, फार्म लेबरर्स हायर कर लेते हैं। उन फार्म लेबरर्स से अपने क्रॉप को ग्रो करने से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो उनसे करवाते हैं। अब जो हम फार्म लेबरर अपॉइंट करते हैं, फार्म लेबरर्स को फार्मर्स हायर करते हैं, वो फार्म लेबरर्स हम वीकली भी अपॉइंट कर सकते हैं, डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, पूरे ईयर के लिए भी कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि प्लॉइंग से रिलेटेड, सोइंग, हार्वेस्टिंग, ये अलग अलग एक्टिविटीज होती है ना। तो हम किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए भी फार्म लेबरर को अपॉइंट कर सकते हैं। फिर अब इनको जो वेजेस दिए जाते हैं वो वेजेस भी एक्टिविटी टू एक्टिविटी वेराई करते हैं, क्रॉप टू क्रॉप वेराई करते हैं, रीजन टू रीजन वेराई करते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि इनको जो भी वेजेस दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर, अब देखो फार्मिंग जब हम करते हैं, क्रॉप उगाते हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, मींस एक पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो हम जो उन्हें वेजेस देते हैं वो एक्टिविटी टू एक्टिविटी वेराई करते हैं। अगर हम हार्वेस्टिंग की एक्टिविटी के लिए उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं तो जो वेजेस होंगे वो वेजेस डिफर करेंगे किससे, प्लॉइंग के लिए अगर हम उन्हें अपॉइंट करते हैं तो जो वेजेस देंगे, हार्वेस्टिंग के लिए जो उन्हें वेजेस दिए जा रहे हैं दोनों ही अलग अलग होंगे, मींस एक्टिविटी टू एक्टिविटी उनके वेजेस डिफर करते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने इतना कॉन्सेप्ट सीखा, इतना आपको क्लियर है। पहले दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमने इस स्टोरी के थ्रू
सीख लिया, ठीक है। अब हमारा थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है बच्चों फिजिकल कैपिटल, मींस जो हमें कैपिटल चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है। ह्यूमन कैपिटल के बारे में, ह्यूमन कैपिटल हमने क्या पढ़ी थी, नॉलेज, स्किल, किसी काम को करने की एबिलिटी, ठीक है, वो ह्यूमन कैपिटल होती है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है। अगर हम फिजिकल कैपिटल की बात करें तो वो फिजिकली जो पैसा है, जो हमारे मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, हमारी बिल्डिंग है, वो सभी फिजिकल कैपिटल में आते हैं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल मींस हमारी नॉलेज, स्किल, हमारी एबिलिटी किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट होगा ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे बच्चों, ठीक है। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दो फैक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अगला फैक्टर है हमारा कैपिटल, ठीक है। तो हम कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो फार्मिंग के लिए जो कैपिटल चाहिए होती है वो कैसे अरेंज की जाती है फार्मर्स के द्वारा। अब फार्मर्स भी दो टाइप के हमने पढ़े हैं, एक होते हैं स्मॉल फार्मर्स, एक मीडियम और लार्ज फार्मर्स, ठीक है। अब जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन्हें कैसे कैपिटल मींस जो रिक्वायर्ड कैपिटल होती है वो कैसे अरेंज करते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कि लार्ज फार्मर्स उन कैपिटल को कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल का क्या मतलब है, यहाँ पर कैपिटल का मतलब है कि फार्मिंग करने के लिए जो भी हमें पैसा चाहिए और जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो कैसे अरेंज करते हैं स्मॉल फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। देखो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, मनी बोरो करनी पड़ती है, ठीक है। अब स्मॉल फार्मर्स के पास इतना तो पैसा नहीं होता ना कि वो खुद से ही सारी फार्मिंग एक्टिविटीज अपने ही पैसे से कर लें, क्योंकि वो स्मॉल फार्मर्स हैं, लैंड लेस होते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, उन्हें मनी बोरो करनी पड़ती है, जो फार्मिंग के लिए, खेती करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो उन्हें बोरो करना पड़ता है, ठीक है, मींस उधार लेना पड़ता है किसी से। अब वो उधार किस किस से लेते हैं, या तो लार्ज फार्मर्स से ले लेंगे, ठीक है, या तो वो लार्ज फार्मर्स से बोरो कर लेंगे, या फिर विलेज के जो मनी लैंडर्स होते हैं उनसे मनी बोरो कर लेंगे, और या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं जो कि वेरियस इनपुट्स सप्लाई करते हैं, उन ट्रेड इनपुट्स मींस जो एग्रीकल्चर के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं जिनका यूज करके हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए जो भी चीजें आप लगाते हो वो सभी चीजें इनपुट हैं, वो सभी चीजें लगाकर प्रोडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। मींस जो चीज आप प्रोड्यूस करना चाहते हो वो चीज आपको मिल जाएगी, वो आउटपुट है। और उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो चीजें आप लगाओगे, जैसे कि जो रॉ मटेरियल लगा रहे हो, जो पैसा लगा रहे हो, वो सभी चीजें इनपुट हैं, ठीक है। अब जैसे कि ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स से वो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, जो इनपुट्स चाहिए होते हैं, जो सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें जो चाहिए होती हैं फार्मिंग के लिए, ये सभी चीजें उन ट्रेडर्स से उधार पे ले ली जाती हैं, किनके द्वारा, स्मॉल फार्मर्स के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको जो भी कैपिटल चाहिए होती है, मींस जो भी पैसा चाहिए होता है, जो भी इनपुट्स चाहिए होते हैं, वो कैसे अरेंज करते हैं, मनी बोरो कर लेते हैं मनी लैंडर्स से, ठीक है, विलेज मनी लैंडर्स से, लार्ज फार्मर्स से, ठीक है, मनी बोरो कर लेंगे। दूसरा, ट्रेडर्स से जो इनपुट्स हैं वो उधार पे ले लेंगे, ठीक है। ट्रेडर्स मींस वो सप्लायर जो इनपुट्स सप्लाई करते हैं, ठीक है, उन ट्रेडर्स से उधार पे ले लेंगे वो सारे इनपुट्स। अब जो उन्होंने मनी बोरो करी, ठीक है, जो इनपुट्स उधार पे लिए उस पे उन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अब जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, जो लार्ज अमाउंट लिया वो तो देना ही पड़ता है, साथ ही इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ठीक है। तो सेम वे से जो स्मॉल फार्मर्स हैं अगर वो मनी बोरो करते हैं तो उन्हें भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, और वो इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होती है उन लोन्स पे, जिससे वो क्या होते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स का आपको समझ में आ गया। अब हम एक एग्जांपल, एक केस लेके चलते हैं। इसमें एक स्मॉल फार्मर के बारे में ही बताया गया कि स्मॉल फार्मर किस तरीके से मनी अरेंज करते हैं। सविता एक स्मॉल फार्मर है, ठीक है। वो क्या करना चाहती है, उसने प्लान किया कि वो अपने 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, उसके पास 1 हेक्टेयर का लैंड है, उस पर वो व्हीट की कल्टीवेशन करना चाहती है, मींस गेहूं उगाना चाहती है। अब बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, उसे कैश भी तो चाहिए ना, ये सभी इनपुट्स तो चाहिए, ये सभी इनपुट्स तो चाहिए, साथ ही कैश भी तो चाहिए ना, कैश भी तो चाहिए होता है किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए, टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है।
वाटर के लिए, क्योंकि खेती कर रहे हैं तो वाटर तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वाटर के लिए। अपने जो भी फार्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से वो खेती करेगी, फार्मिंग की एक्टिविटीज करेगी, उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर करवाने के लिए भी उसे पैसा चाहिए, उन सभी चीजों के साथ। शी एस्टिमेट दैट वर्किंग कैपिटल, उसने एस्टिमेट लगाया कि जितनी वर्किंग कैपिटल उसे रिक्वायर्ड होगी इस काम को करने के लिए वो कितनी होगी, मिनिमम ऑफ ₹3000, ठीक है। अब बात आती है कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया था। फिक्स कैपिटल का मतलब जब हम किसी चीज में पैसा लगाते हैं और वो पैसा हम फिक्स कर रहे हैं, यानी कि किसी ऐसी चीज को परचेज करने के लिए मैं पैसा लगा रही हूं जिसको मैं नियर फ्यूचर में सेल नहीं करूंगी, यानी कि जिसमें लगाया गया पैसा मुझे जल्दी से रिकवर नहीं होता, तो उन चीजों को परचेज करने के लिए जो पैसा मैं लगाती हूँ उसे हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल, ठीक है। जैसे कि मैंने बिल्डिंग परचेज करी, अब वो बिल्डिंग में जो मैंने पैसा लगाया वो मेरी फिक्स कैपिटल है, क्योंकि वो बिल्डिंग में मैंने अपना पैसा फिक्स कर दिया। उस बिल्डिंग को मैं सेल तो नहीं करूंगी, आज परचेज करी, एक हफ्ते बाद मैं उसको सेल तो नहीं करूंगी ना, उसको लंबे टाइम के लिए यूज करने के लिए मैंने परचेज किया। तो जब किसी ऐसी चीज को परचेज करने के लिए मैं पैसा लगाती हूँ जिसको मैं नियर फ्यूचर में सेल नहीं करूंगी, जिसमें लगाया गया पैसा मुझे जल्दी से रिकवर नहीं होगा, वो कैपिटल कहलाती है, वो पैसा कहलाता है फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, मतलब बिजनेस में डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए जो पैसा हमें चाहिए होता है, और बिजनेस में जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए जो इनपुट्स चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, उसको परचेज करने के लिए जो मैं पैसा लगाती हूँ वो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल हमें जल्दी से रिकवर हो जाती है। जैसे हम बिजनेस, जिस चीज में बिजनेस डील कर रहा है उस चीज में मैंने पैसा लगा दिया, यानी कि गुड्स में मैंने पैसा लगाया, ठीक है, गुड्स परचेज करने के लिए मैंने पैसा लगाया, वो गुड्स मैं आज परचेज करे तो मैं 2 दिन बाद सेल कर दूंगी, क्योंकि मेरा बिजनेस है इस चीज का, तो वो पैसा मुझे रिकवर हो गया ना, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किस लिए चाहिए होती है, बिजनेस की डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, ठीक है। तो उसने क्या एस्टिमेट किया कि मुझे कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी इस प्रोडक्शन के लिए, मिनिमम 3000। शी डज नॉट हैव द मनी, उसके पास ये 3000 रुपीज भी नहीं थे, तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो तेजपाल सिंह एक लार्ज फार्मर है, उससे वो क्या करेगी, मनी बोरो कर लेगी, उधार पे ले लेगी। तेजपाल सिंह ने एग्री कर लिया कि वो सविता को लोन दे देगा, कितने % इंटरेस्ट रेट पे, 24% इंटरेस्ट रेट, ओनली फॉर 4 मंथ्स। सिर्फ 4 मंथ्स के लिए उसने उसे 3000 रुपीज लेंड किए, और बदले में जो तेजपाल सिंह है वो सविता से कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, 24%, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। सिर्फ 4 महीनों के लिए वो उसे 3000 रुपए दे रहा है, और बदले में उसे 24% इंटरेस्ट उससे चार्ज कर रहा है, विच इज अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सविता ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज ए फार्म लेबरर, और सविता को उसे इंटरेस्ट रेट तो पे करना पड़ेगा, 24% इंटरेस्ट तो उसे पे करना पड़ेगा, साथ ही उसे सविता को तेजपाल सिंह के जो फार्म्स हैं उसमें एज ए फार्म लेबरर भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, उसके फील्ड में एज ए फार्म लेबरर भी सविता को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि मतलब आप ये देख सकते हो कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जब वो लार्ज फार्मर से मनी बोरो करते हैं तो लार्ज फार्मर उन्हें कितना एक्सप्लॉइट करते हैं। 3000 रुपए उसने बोरो किए, बदले में उससे 24% इंटरेस्ट, 24% इंटरेस्ट रेट उसने उससे चार्ज कर लिया, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि जो स्मॉल फार्मर्स को लार्ज फार्मर्स कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं जब स्मॉल फार्मर लार्ज फार्मर से मनी बोरो करते हैं। 3000 रुपए का उसने बोरो किया, मनी बोरो करी, और उससे बदले में उसने 24% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, और साथ ही सविता के सामने उसने ये कंडीशन रखी कि उसे तेजपाल सिंह के जो फील्ड्स हैं वहां पर खेतों में एज ए फार्म लेबरर भी वर्क करना पड़ेगा, और सविता को ये करना भी पड़ा क्योंकि उसे पैसों की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, कि हार्वेस्ट सीजन पे यानी कि जब कटाई का टाइम होता है, कटाई के टाइम पर उसने उसके साथ ये कंडीशन रखी कि कटाई के टाइम पर हार्वेस्ट सीजन में सविता को उसके जो फील्ड्स हैं वहां पर एज ए फार्म लेबरर वर्क करना पड़ेगा, और कितना उसे दिया जाएगा,
जब कटाई के टाइम पर वो एज ए फार्म लेबरर वर्क करेगी तो उसे कितना मिलेगा, 100 रुपीज पर डे। ठीक है, एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो, और ये वेजेस कितने हैं, कितने कम है। देखो पहले 3,000 रुपए का उसने लोन लिया, 24% उसे इंटरेस्ट रेट भी दिया। तेजपाल सिंह को सविता ने 24% की रेट से इंटरेस्ट भी दिया, और साथ ही ये भी इस बात के लिए भी वो एग्री हो गई कि कटाई के टाइम पर वो उसके खेतों में एज ए फार्म लेबरर वर्क करेगी, और सिर्फ कितने वेजेस पे, 100 रुपीज पर डे, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि सविता जो है अब उसे ये लगा कि उसे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपने खेतों में भी हार्वेस्टिंग का काम कंप्लीट करना है, साथ ही तेजपाल सिंह के जो फील्ड्स हैं वहां पर भी हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान उसे एज ए फार्म लेबरर वर्क करना है, और साथ ही अपने बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। तो सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क हार्ड टू कंप्लीट द हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड्स, यानी कि अपने खेत में भी उसे हार्वेस्टिंग का काम करना पड़ेगा, कटाई करनी पड़ेगी, एंड देन वर्क एज ए फार्म लेबरर फॉर तेजपाल सिंह के जो फील्ड्स हैं वहां पर भी एज ए फार्म लेबरर वर्क करना है। अब जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो वैसे ही बहुत बिजी होता है, और उसके ऊपर तो उसके बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों की जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन्हें लार्ज फार्मर्स कितना एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, यानी कि 720 रुपीज जो है ना, देखो 3,000 का उसने लोन लिया, बदले में 720 उसे इंटरेस्ट दिया, साथ ही उसके खेतों में हार्वेस्टिंग टाइम पे एज ए फार्म लेबरर वर्क करने के लिए भी रेडी होगी, और सिर्फ 100 रुपीज पर डे, बहुत मिनिमम वेजेस पे। यानी कि सविता को लोन लेने के बदले में कितना सारा कुछ पे करना पड़ा तेजपाल सिंह को। ठीक है, उसे अपने खेतों में भी काम करना है, तेजपाल सिंह के फील्ड्स में भी एज ए फार्म लेबरर वर्क करना है। ठीक है, अपना इंटरेस्ट रेट भी वापस मींस उसे इंटरेस्ट भी देना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे करना है। ठीक है, और अपने बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया कि किस तरीके से स्मॉल फार्मर्स को इतना सब कुछ झेलना पड़ता है जब वो लार्ज फार्मर्स से मनी बोरो करते हैं। तो ये केस सिर्फ इसीलिए आपको समझाया गया है कि स्मॉल फार्मर्स फार्मिंग के लिए मनी किस तरीके से अरेंज करते हैं, कितने डिफिकल्टीज के साथ वो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो फार्मिंग के लिए मनी अरेंज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब हम लार्ज फार्मर्स की बात करते हैं। स्मॉल फार्मर्स तो हमने पढ़ लिया। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उन्हें हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, उन्हें मनी बोरो करने की नीड नहीं होती, उनके खुद की ही सेविंग्स होती हैं। उन सेविंग्स का यूज करके वो अपनी अगले सीजन की फार्मिंग कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों होती है उनके पास सेविंग जो कि स्मॉल फार्मर्स के पास नहीं होती? क्योंकि सबसे पहले आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है पालमपुर विलेज के फार्मर्स के बीच में। जो लार्ज फार्मर्स थे, आपने देखा था ना पिक्चर में कि लार्ज फार्मर्स को कितने बड़े बड़े प्लॉट ऑफ लैंड कल्टीवेशन के पर्पज से गिवन थे। ठीक है, मतलब उन्हें इतने बड़े बड़े लैंड दिए गए थे कल्टीवेशन के लिए, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके पास बहुत ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड थे, जिससे वो इतनी इनकम भी अर्न नहीं कर पाते थे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर लें। तो सेविंग्स तो वो कहाँ से कर पाते? लेकिन लार्ज फार्मर्स के पास लैंड एरिया ज्यादा था कल्टीवेशन के लिए, तो उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होती थी। प्रोडक्शन ज्यादा होती थी तो उनकी इनकम ज्यादा होती थी। अब इनकम ज्यादा है तो वो बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए इनकम अलग रख लेते हैं, और जो रिमेनिंग इनकम होती है उसको वो नेक्स्ट ईयर की जो फार्मिंग होती है उसके लिए वो यूज करते हैं, यानी कि उन्हें कोई भी मनी बोरो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो लार्ज फार्मर्स के पास अपनी खुद की सेविंग्स होती हैं। दे आर thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own savings? क्यों होती है इनके पास खुद की सेविंग? क्योंकि इनके पास लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी यील्ड या फिर प्रोडक्शन ज्यादा होती है। प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो प्रोडक्शन में से अपनी कंजम्पशन के लिए अलग रख लेते हैं, बाकी जितनी भी रिमेनिंग प्रोडक्शन होती है वो क्या करते हैं? सेल करते हैं। सेल करते हैं तो उन्हें इनकम होती है,
और वो भी बहुत ज्यादा इनकम होती है जिससे वो क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर की फार्मिंग के लिए वो यूज कर लेते हैं, यानी कि उन्हें कुछ भी अमाउंट उधार लेने की जरूरत नहीं होती जो कि स्मॉल फार्मर्स को होती है। ठीक है, समझ में आया? अब हम देखते हैं, अब हम एक एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो आपने अब तक पढ़े हैं। ठीक है, फिर हम अपनी जो कैपिटल का टॉपिक होगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। कैपिटल वाला टॉपिक आपने देख लिया कि स्मॉल फार्मर्स ने कैपिटल कैसे अरेंज करी, लार्ज फार्मर्स ने कैसे अरेंज करी। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब हम अगला कॉन्सेप्ट इस एक्टिविटी को करने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, वी हैव रीड अबाउट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब तक हमने 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, यानी कि प्रोडक्शन के लिए बेसिकली अब तक हमने जो रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं वो 3 पढ़ी हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। ठीक है, इन 3 के बारे में आपने पढ़ लिया, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। एंड वी नो दैट दे आर यूज्ड इन फार्मिंग एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग, किस तरीके से वो फार्मिंग में यूज होती है ये भी हमें समझ में आ गया कि लैंड कैसे चाहिए होता है, लेबर क्यों रिक्वायर्ड होती है और कैपिटल क्यों चाहिए होती है फार्मिंग करने के लिए। अब हम इन जो कुछ ब्लैंक्स हमें यहाँ पर गिवन होंगे उन ब्लैंक्स को हमने इस एक्टिविटी में फिल करना है ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि अब तक जो हमने पढ़ा वो हमें अच्छे से समझ आया है या नहीं आया। अगर हम इन ब्लैंक्स को फिल कर पाएंगे तो यानी कि हमें समझ आ रहा है अब तक का सारा टॉपिक। ठीक है, तो चलो, अमंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से, लैंड, लेबर और कैपिटल, ये 3 आपने अब तक पढ़ा। इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से हमने देखा कि लेबर जो है वो मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मींस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अबंडेंट फैक्टर्स। लेबर बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है। ठीक है, लेबर बहुत ज्यादा, लेबर की सप्लाई बहुत ज्यादा है ना। There are many people who are willing to work as farm laborers। अबंडेंट सप्लाई होने का क्या मतलब है कि वो प्रचुर मात्रा में जब कोई चीज अवेलेबल हो जाती है तो उसे अबंडेंट बोलते हैं। ठीक है, दैट फैक्टर इज नोन एज अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होने का मतलब है कि फार्म लेबरर्स बहुत ज्यादा हैं, जो कि यानी कि बहुत सारे फार्मर्स जो होते हैं वो लैंड लेस होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जो उनके पास लैंड तो होते नहीं है तो वो एज ए फार्म लेबरर वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, इन द विलेजेस वेयर एज द अपॉर्चुनिटीज टू वर्क आर लिमिटेड दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज। ठीक है, वो जो लोग फार्म लेबरर्स की तरह वर्क करना चाहते हैं वो या तो लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं और या फिर उनके पास क्या होते हैं, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होते हैं। यही पढ़ा ना हमने जब लेबर के बारे में पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा था कि जो फार्मर्स, जो लोग एज ए फार्म लेबरर वर्क करना चाहते हैं, वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं, वो या तो लैंडलेस होते हैं यानी कि उनके पास लैंड ही नहीं होते और या फिर उनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होते हैं। तो यहाँ पर फिल कर दो आइदर लैंडलेस फैमिलीज और हैव स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, ये हमने फिल कर दिया। दे आर पेड लो वेजेस, उन फार्म लेबरर्स को लो वेजेस पे किए जाते हैं एंड लीड द डिफिकल्टीज लाइफ, और उन्हें मतलब डिफिकल्ट लाइफ फेस करनी पड़ती है। ठीक है, आगे देखो, इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर। अब लेबर के साथ साथ क्या चीज ऐसी है जो कि स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर के साथ साथ जो लैंड है वो भी तो स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, तो यहां पर फिल कर दिया हमने लैंड। ठीक है, लैंड भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना। अब कल्टीवेटेड लैंड एरिया क्या है, यहाँ पर फिक्स्ड है तो यहां पर फिल कर दो फिक्स्ड। कल्टीवेटेड लैंड एरिया मींस जितने लैंड एरिया पर कल्टीवेशन की जाती है, खेती की जाती है, वो लैंड एरिया फिक्स्ड ही तो है। ठीक है, लैंड एरिया हमने एक टॉपिक पढ़ा था ना, आपको याद है ना, हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि लैंड एरिया फिक्स्ड है। पालमपुर विलेज के फार्मर्स को जो कल्टीवेटेड लैंड एरिया गिवन है वो फिक्स्ड है, तो यहाँ पर फिल कर दिया हमने कल्टीवेटेड लैंड एरिया इज फिक्स्ड। मोर ओवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बताओ, आप ही बताओ कि जो जितना भी लैंड गिवन है सभी फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली या अनइक्वली?
ऑब्वियसली अनइक्वली, आपने पिक्चर में ही देखा था कि किस तरीके से जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको तो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड गिवन थे, लेकिन जो लार्ज फार्मर्स थे उनको बहुत बड़े बड़े लैंड एरिया गिवन थे। ठीक है, तो हमने इसी पिक्चर से ही हमने क्लियर कर लिया था, वो पिक्चर तो आपके माइंड में है ना बच्चों, हमने देखा था। तो यानी कि उस पिक्चर से हमें ये पता चला कि किस तरीके से पालमपुर विलेज के अंदर फार्मर्स के बीच में, स्मॉल और लार्ज फार्मर्स के बीच में लैंड एरिया अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यानी कि एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, यहां पर फिल कर दिया अनइक्वली। ठीक है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके बीच में? अमंग द पीपल एंगेज्ड इन फार्मिंग। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। हमने देखा था कि नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स तो ज्यादा था, लेकिन उन्हें जो कल्टिवेटेड लैंड एरिया गिवन है वो बहुत ही स्मॉल गिवन है, जिसकी वजह से अब क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स हैं लेकिन उनके पास कल्टिवेटेड लैंड एरिया लिमिटेड है, तो जिसकी वजह से हर फार्मर को बहुत ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड एलोकेट किया जाता है कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, large number of small farmers who cultivate small plot of land and live in conditions not much better than landless farm laborers। और जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है वो इसी तरीके से अपना जीवन बिताते हैं जिस तरीके से लैंडलेस फार्मर्स बिताते हैं। ठीक है, टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड। अब हमने सेकेंड टॉपिक पढ़ा था कि जो पहले हमने पढ़ा कि लैंड एरिया फिक्स्ड है, फिर हमने पढ़ा कि फिक्स्ड लैंड एरिया पे मैक्सिमम क्रॉप ग्रो करने के लिए फार्मर्स क्या यूज करते हैं बच्चों? फार्मर्स दो चीजें यूज करते हैं, हमने पढ़ा था, वन इज मल्टीपल क्रॉपिंग एंड सेकंड इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो यहां पर फिल कर दो मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ठीक है, ये दोनों चीजों को हमने डिटेल में पढ़ा था ना, दोनों टॉपिक्स को। बोथ दीज हैव लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। इन दोनों मेथड से ही हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है सेम एरिया ऑफ लैंड पे, पहले जो कम प्रोड्यूस कर पाते थे, अब इन दोनों मेथड्स को अडॉप्ट करके सेम एरिया ऑफ लैंड पे फार्मर्स ज्यादा क्रॉप ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, देन देखो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर्ड ग्रेट डील ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब हमने यूज कर लिए, अब इनके लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए और वी कैन से कैपिटल चाहिए। ग्रेट डील ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होती है ना, हमने पढ़ा था कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनके लिए ज्यादा पैसे भी चाहिए होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स के अकॉर्डिंग अगर हम फार्मिंग करेंगे तो वहां पर हमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की नीड नहीं होगी, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हमें पैसा भी ज्यादा चाहिए होता है उन सभी चीजों को परचेज करने के लिए। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनको परचेज करने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए होता है, तो स्मॉल फार्मर्स यूजुअली नीड टू बोरो मनी। अब जो मनी चाहिए होती है, जो कैपिटल चाहिए होती है, वो आज आपने क्या पढ़ा कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन्हें मनी बोरो करने की नीड होती है ताकि वो कैपिटल अरेंज कर सके, रिक्वायर्ड कैपिटल, एंड आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। और उस कैपिटल को अरेंज करने के लिए उन्हें लोन लेना पड़ता है लार्ज फार्मर्स से या फिर जो भी बैंक्स होते हैं उनसे लोन लेना पड़ता है। तो उस लोन को रीपे करने के लिए जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट उन्हें पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो रीपे करने की कैपेबिलिटी में नहीं होते। ठीक है, देयरफॉर कैपिटल टू इज अ स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हम कैपिटल को भी स्कार्स फैक्टर यानी कि बहुत कम सप्लाई में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इन कैपिटल की सप्लाई भी बहुत कम है, पर्टिकुलरली किनके लिए? स्मॉल फार्मर्स के लिए, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स को कैपिटल अरेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। भले ही बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्कार्स, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमने लैंड और कैपिटल दोनों के बारे में पढ़ लिया कि दोनों ही स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड एरिया फिक्स्ड है, सिर्फ एक लैंड, लेबर और कैपिटल में हमने पढ़ा लैंड, लेबर और कैपिटल। अब तक हमने इन तीन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। इनमें से लेबर ही है जिसकी अबंडेंट सप्लाई है। ठीक है, लेबर ही है जो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। बहुत सारे लोग हैं जो एज ए फार्म लेबरर वर्क करना चाहते हैं क्योंकि वो लैंडलेस है। ठीक है, इसको छोड़ के लैंड और कैपिटल दोनों ही स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि दोनों की ही सप्लाई बहुत ही कम है। लैंड एरिया एक तो फिक्स्ड है, दूसरा कैपिटल भी
अरेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है स्मॉल फार्मर्स के लिए, स्मॉल फार्मर्स के पास कैपिटल नहीं होती, ठीक है। तो अब इनमें से लैंड और कैपिटल, क्योंकि दोनों ही स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनमें से लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से लैंड जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन जो कैपिटल है वो क्या है, मैन मेड है। कैपिटल को तो हम इंक्रीज कर सकते हैं ना, लैंड को तो लैंड में तो एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन कैपिटल को तो इंक्रीज कर सकते हैं ना। इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल, क्योंकि कैपिटल मैन मेड है, कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं वेयर लैंड इज फिक्स्ड। लैंड क्या है, फिक्स्ड है। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक गुड केयर ऑफ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स टू यूज इन फार्मिंग। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लैंड और अदर जितने भी फैक्टर्स हम यूज करते हैं फार्मिंग में उनको बहुत ही केयरफुली उनको यूज करें, ठीक है। तो बच्चों अब तक आपने जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े तीनों, इन तीनों के बारे में हमने इस पूरे टॉपिक को, इस पूरी एक्टिविटी को करके हमें सारा का सारा टॉपिक, तीनों टॉपिक हमें रिवाइज हो गए, ठीक है। तो बच्चों आपने एनसीईआरटी बुक में से हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, आपने इन सभी टॉपिक्स को जो आज हमने डिस्कस किए वो एनसीईआरटी बुक में से रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।